नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम 3 दिसंबर की लोकसभा की बात करेंगे, जहां पर अखिलेश यादव ने संभल के मुद्दे को उठाया और सिलेवार तरीके से बताया कि किस तरह से बीजेपी के साजिश के द्वारा संभल की घटना का अंजाम दिया। वहीं पर हम 4 दिसंबर की भी बात करेंगे, जब राहुल गांधी संभल जाने के लिए निकले थे प्रियंका गांधी की साथ में, और कुछ कांग्रेस के सांसद भी थे। जब उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया पुलिस के द्वारा, आपने तमाम मीडिया चैनलों पर ये देख रहे होंगे कि राहुल गांधी की जो टीम जा रही थी संभल मिलने के लिए पीड़ित पक्षों से, उसे गाजीपुर बॉर्डर पर ही करीब हजारों पुलिस वालों की द्वारा रोक लिया गया। यह कहा गया कि संभल के जिला अधिकारी ने लेटर लिखा है कि कोई भी बाहरी लोग को संभल आने न दिया जाए, इसलिए राहुल गांधी को रोका जा रहा है। और जब मामला संभल का शांत हो जाएगा तब वो वहाँ पर आ सकते हैं, इसलिए 150 किलोमीटर दूर ही उनको रोक लिया गया। यूँ कहें तो उन्हें यूपी में आने नहीं दिया गया। अब कौन बाहरी है कौन भीतरी है, इसकी क्या व्याख्या है, ये तो संभल के डीएम साहब ही बता सकते हैं। नहीं तो आप अगर समझते हैं कि कौन बाहरी भीतरी है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात कि राहुल गांधी को आखिर संभल की घटना 24 तारीख को होती है, यानी 24 नवंबर को हिंसा होती है, और वो 4 तारीख को जाना चाहते हैं, करीब करीब 11 दिन बाद। और उत्तर प्रदेश प्रशासन कह रही है कि वहाँ पर स्थिति सामान्य है, तो फिर क्यों नहीं लोकसभा के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, और उन्होंने वहाँ पर पुलिस वालों से कहा भी कि मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ और मेरा ये अधिकार है कि मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, तो फिर मुझे क्यों जाने से रोका जा रहा है। वो यह भी कह रहे हैं कि मैं अगर आप वहाँ पर कहा जा रहा है कि 144 धारा लगी है, जो पुरानी धारा थी अब 163 हो गई है, बीएनएस की धारा। बीएनएस की धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 हो गई, लेकिन वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी हैं, वो स्थानीय टीवी चैनलों पर और आज तक के मंच पर जाकर कहते हैं कि वहाँ पर निषेधाज्ञा लागू है, वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता है। तो जब पूरा विपक्ष उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, मायावती, सभी लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पर विपक्ष के नेताओं को पीड़ित पक्ष से मिलने नहीं दिया जा रहा, और सरकार कह रही है कि सब कुछ शांत है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो फिर क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। अगर नहीं मिलने दिया जा रहा है तो सरकार के ही लोग क्यों नहीं जाकर वहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं, और वहाँ की खबरें आजकल क्यों नहीं आ रही। तो ये तमाम तरह की बातें को लेकर विपक्ष संभल जाने के जिद पर अड़ा हुआ है, सत्ता पक्ष उसे वहाँ जाने नहीं दे रही। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर 144 जो पुरानी धारा थी सीआरपीसी की, वो लगी हुई है तो कोई बात नहीं, मुझे अकेले ही पुलिस वाले लेकर चलें। इस पर भी पुलिस वालों ने तैयार नहीं हुआ उन्हें लेकर जाने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि आखिर क्या वहाँ पर छिपाया जा रहा है संभल में। क्या कोई देश का नेता पीड़ित पक्ष से नहीं मिल सकता है, उनकी हाल नहीं जान सकता है।
तमाम बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वहाँ पर भड़काने की कोशिश किया जा रहा है। घटना के 11 दिन बाद भी अब बताइए कि इस तरह की बातें कही जा रही कि भड़काने की कोशिश की जा रही है, तो ये हास्यास्पद प्रतीत होता है। लेकिन तमाम तरह की नेताओं को जो विपक्ष के हैं वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है, और मीडिया सवाल ये उठा रही है कि राहुल गांधी को रोक दिया गया, राहुल गांधी को ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, यानी कि विपक्ष को ही विलन बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश में जो संविधान की राज है उसको बीजेपी के द्वारा ख़त्म किया जा रहा है, और वो संविधान की किताब लेकर फिर वहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर दिखाए और वापस चले गए। उस दौरान काफ़ी भीड़ लग गई थी, और जो भीड़ में जो चैनल हैं वो बातें दिखा रहे हैं कि कितने लोगों की परेशानी हो रही है, यहाँ पर दिक्कत है, किसी का एग्ज़ाम छूट गया। अरे भाई, इसका जिम्मेदार कौन है? आप उनको हेलीकॉप्टर के रास्ते से भी ले जाकर वहाँ पर दिखाकर लोगों से मिलाकर वापस कर सकते थे। क्या प्रशासन इतना नाकाम हो गई है हमारी? और प्रशासन, यूपी पुलिस कहती है कि हमारे यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर सब ठीक है। तो फिर इस तरह की बातें क्यों उत्तर प्रदेश कह रही है? एक तरफ छिपा रही है, दूसरे तरफ कह रही सब कुछ सही है। इसी बीच यह भी खबरें आ रही है, चाहे वो अमर उजाला का हो, दैनिक जागरण का हो, चाहे वो भास्कर का रिपोर्ट हो, यह कहा जा रहा है कि वहाँ पर बुलडोज़र की भी कार्रवाई हो रही। आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र पर रोक लगा दी, और उसने गाइडलाइन तैयार किया कि 15 नियमों को पालन करना होगा अगर किसी भी लोगों का अगर घर तोड़ा जा रहा है तो। और यहाँ पर संभल में अभियान चल रहा है, अतिक्रमण हटाओ। उसमें यह भी गाइडलाइन में था कि किसी के घर तोड़ने से पहले आपको 15 दिन पहले नोटिस देना होगा। अगर आप समझिए कि जब 24 तारीख की घटना हुई है, अब घटना हुए ही 11 दिन ही हो रहे हैं, तो ये कौन सी नोटिस कब यूपी प्रशासन लोगों को दे दी कि वहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर बुलडोज़र चल रहा है? इस पर किसी मीडिया वाले का आपने सवाल पूछते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन से वीडियो नहीं देखा होगा। वहाँ पर खबरें कुछ और चल रही कि बाबा का बुलडोज़र फिर चल दिया। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको सरकार क्यों नहीं मान रही है? और ये खबरें जब नेता प्रतिपक्ष हों, चाहे विपक्ष के नेता हो, वहाँ पर जाएंगे तभी तो लोगों के बीच ये खबरें आएंगी। दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 दिसंबर 2024 को शून्यकाल के दौरान संसद में अखिलेश यादव ने बयान दिया, उसे आपको सुनना चाहिए और देखना भी चाहिए। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि संभल इसलिए जाना जाता है कि वहाँ भाईचारे के साथ साथ लोग रहते हैं। वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये घटना हुई है। ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान हुआ है, और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ खुदाई की जो बात लगातार चल रही है, देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी, उनके समर्थक और उनके शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं, ये खुदाई जो हैं हमारे देश की सौहार्द और देश की भाईचारे, हमारे देश के गंगा जमुनी तहजीब
को खो देगा। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं इस घटना को सोची समझी साजिश इसलिए कहता हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव था। पहले 13 तारीख को उपचुनाव होने वाला था, आपको भी पता होगा। फिर उसे 20 तारीख कर दिया गया। 13 तारीख के चुनाव को बढ़ाकर 20 तारीख कर दिया गया। उसके बाद अखिलेश यादव ने घटना के बारे में एक चिट्ठी पढ़ी जो उन्होंने लिख कर ले गए थे और सुनाया कि संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीज़न चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष के सुने बगैर उसी दिन 19/11/24 को सर्वे का आदेश दे दिया। ताज्जुब की बात है कि संभल के जिलाधिकारी डीएम, संभल के पुलिस अधीक्षक एसपी आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे तक सर्वे के बाद कहा सब सर्वे पूरा हो गया है, रिपोर्ट कोर्ट में भेज दिया जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/24 को फ्राइडे को जुम्मे के नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुँचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सके। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार की कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/24 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/24 की रात, जिस दिन वोटिंग की काउंटिंग हुई उत्तर प्रदेश में, उसकी रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया कि 24/11/24 यानी अगले दिन 24 नवंबर को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद की कमेटी के अधिवक्ता ने कहा कि सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरा सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया है, अगर दूसरा सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाइए। कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोग फिर भी धौरे रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटे बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होने शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो संभल के सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी ने उनके साथ गाली गलौज की, लाठीचार्ज करवाई। कई लोग पूरी तरह से जख्मी हो गए और जिसमें पुलिस के गोलियों के द्वारा 5 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये बात जो है वो लोकसभा में 3 दिसंबर को अखिलेश यादव रख रहे थे। काफ़ी बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आप जाइए, आप तो रैली, हिंदू स्वाभिमान रैली करा रहे थे, जाके कराइए, क्या यहाँ पर आप इसको रोका टोकी कर रहे हैं।
तो सच्चाई क्या है, मुद्दे क्या हैं, जब जांच होगा तभी तो पता चलेगा। और किस तरह की जांच हो रही है उत्तर प्रदेश में, ये आप ही देख रहे हैं। क्यों नेता जो विपक्ष के हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। ये ऐसा एक बार नहीं हुआ है, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो बनारस की घटना हो, चाहे वो बरेली की घटना हो, कहीं की भी घटना हो, वहाँ पर जो नेता विपक्ष के नेता हैं उनको उत्तर प्रदेश के प्रशासन के द्वारा नहीं जाने दिया जाता है। और यह कहा जाता है कि ये जाकर वहाँ पर उपद्रव करेंगे या इनसे जाने से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। बताइए, ये लोकतंत्र में कहाँ इस तरह का लिखा है कि आप जो विपक्ष के नेता हैं वहाँ नहीं जाएंगे। सत्ता पक्ष के भी नहीं जाएंगे इसलिए कि वो उनके वोटर नहीं हैं, और सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि वो यहाँ जहाँ इनके वोटर हैं वहीं पर ये जाते हैं, और लोगों के पास ये क्यों नहीं, बहराइच में क्यों नहीं गए ये मिश्रा के घर पर। यहाँ पर जो मुस्लिम हैं इनके मतदाता है इसलिए ये जाने के लिए तैयार है। तो मेरा वोटर तेरा वोटर, इस तरह का बातें चल रही है, और ये लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा है आपसे बेहतर कौन जानता है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति, जहाँ लोकसभा में 2 मुद्दे गूंज रहे हैं आजकल कि अडानी पर चर्चा हो, संभल पर चर्चा हो, लेकिन कहीं चर्चा होते हुए नज़र नहीं आ रहा। रोज़ हंगामे के बीच कुछ मुद्दों पर चर्चा हो रहे हैं, और देखना है कि आगे क्या अडानी के मामले पर भी लोकसभा में चर्चा होता है, जो अडानी के द्वारा घोटाले की खबरें मीडिया में चल रही हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि जो पूरे देश भर में बीजेपी के द्वारा भाईचारे खुदाई का काम चल रहा है, ये देश के सौहार्द को बिगाड़ रहा है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, जो वर्शिप एक्ट को लेकर, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के लेकर, जिसमें 6 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है कि क्या उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। अगर वो सही माना जाता है तो फिर इस तरह का जो सर्वे के लिए बार बार पिटीशन जिला कोर्ट में डाला जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगे। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।